चलिए स्टार्ट करते हैं ना सीरीज़ में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन को समझते हैं सबसे पहले। इससे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे अगर आप देखोगे तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, है ना। अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे ना, सेम का सेम चीज़ सब रिपीट होगा जीपी के लिए, बस फॉर्मूला बदल जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहेगा। तो अर्थमेटिक मीन का पहले मतलब क्या होता है ना। तो सबसे पहले इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे। उसमें भी इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन के बारे में अगर बात करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं दो नंबर है, ए और बी दो नंबर है, तो इसके बीच में अगर कुछ नंबर जैसे बोल दिया जाए A1 है, A2 है, A3 है, अप टू n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। इसका ये मतलब होता है दीज आर द अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है, उसको मीन इंसर्ट करने का मतलब ये है कि ये एक नया एपी सीरीज क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये सब एक नया एपी सीरीज बन जाएगा। अब ये n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया, n तो ये हो गया कुल मिला के। अब A1, A2, A3 अप टू AN कैपिटल में जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए इस सीरीज़ के लिए। इस सीरीज़ के लिए अगर बात करें, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी वाट n+2 हो जाएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें ना, जैसे लास्ट टर्म है यहाँ पे b है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो b इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे a+n+2 माइनस ऑफ 1 इंटू ये हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ से d का जो वैल्यू आएगा d इक्वल टू दिस इज b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। इसको एकदम याद कर लेना है, घोट लेना है कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू। अब जैसे कॉमन डिफरेंस आ गया, अब हमें a1 अगर चाहिए तो a1 के लिए क्या करेंगे, हम सीधा a1 के लिए d ऐड कर देंगे, a प्लस डी हो जाएगा। a2 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज a+2d। सिमिलरली ऐसे an के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे an के लिए a+nd आएगा। ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना। AP वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे सीधा a+d, a+2d, a+nd। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ और समझना है इसमें, डायरेक्ट एक चीज़, एक रिजल्ट है छोटा सा, जैसे सम ऑफ ऑल दिस मीन्स, ऐसे सम ऑफ ऑल दिस मीन्स, ये जितने मीन्स आए हैं, ऑल दिस मीन्स, ये सारे मीन्स का जो सम करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा AN तक का सम है, ये होगा ना। तो यहाँ पे A कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे Na आएगा, Na प्लस D। अब यहाँ से D में अगर कॉमन ले तो ये 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक का सम है, n तक का सम, और ये है। तो यहाँ से अगर देखें तो Na आएगा, और 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर का सम है, तो ये n इंटू n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में d आएगा। अब d का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा Na प्लस ऑफ दिस इज n इंटू n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। अब d का जो वैल्यू है दिस इज, ये हो जाएगा b माइनस ऑफ a पाई डिवाइडेड बाई ये n प्लस ऑफ 1 आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो एक चीज़ समझिए, इसमें ये n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल होके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n भी बाहर हम कॉमन ले सकते हैं, n/2 अगर बाहर ले लें और अंदर में जो बचेगा दिस इज 2a प्लस ऑफ b माइनस ऑफ a आएगा, है ना। अब इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n/2 और ये हो जाएगा a प्लस ऑफ b। इसको भी अगर ऐसा करके लिख लेना n टाइम्स ऑफ दिस इज a प्लस b/2, तो हमें ये क्या दिखाई देगा, दिस इज व्हाट। इसको अगर a बोल दे कैपिटल A, तो ये n ऑफ a दिखाई देगा, वेयर a इज व्हाट, a इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन। अगर a बात करें तो a क्या है यहाँ पे, वेयर a इज सिंगल अर्थमेटिक मीन
अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी के बीच में ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, समेशन ऑफ ऑल द मीन्स, दिस इज समेशन ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज प्योर मैथमेटिकल नोटेशन। तो इसको भी, इस रिजल्ट को भी बाय हार्ट याद रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ सकता है। तो अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो फॉर्मूला का मतलब यूज कर लेंगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा, है ना। ये फ़ायदा होता है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात कर ले, बोल दे कि इंसर्ट, जैसे इंसर्ट जैसे 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 22 निकाल के बताइए फटाफट। ये सारे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू सब लोग निकालिए, क्या आएगा। फॉर्मूला से सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैं पहला क्वेश्चन कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब लोग कर ही सकते हैं। वैसे इसका सॉल्यूशन करने बैठे सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी का जो फॉर्मूला है ना, डी का, हाँ तो डी का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो डी का फॉर्मूला है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस ऑफ 1। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 22 है, 22, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये डिवाइडेड बाई नीचे 6 प्लस ऑफ 1 आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3 आ गया। अब जैसे डी का वैल्यू 3 आ गया ना, तो कहानी खत्म हो गया। A1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, a प्लस डी है। A2 इक्वल टू फॉर्मूले में लगाते जाएंगे, a प्लस डी करेंगे कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करिए कितना आएगा, है अरे 4 आएगा ना। A2 का वैल्यू, अब डी जोड़ते जाएंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से A5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A5 इसमें 3 फिर ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। A6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस प्रकार से A7 करेंगे तो सब कुछ आएगा। A7 खैर ज़रूरत नहीं है, 6 अर्थमेटिक मीन वही लास्ट टर्म आ जाएगा। A7 करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें सम ऑफ, जैसे एग्जाम में क्या होगा ना, पूछ लेगा सम ऑफ ऑल दिस मीन्स, अगर करें सारे मीन का जितना भी मीन है, सम ऑफ ऑल दिस मीन्स अगर निकाल के देखें तो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल दिस मीन्स, सम ऑफ ऑल दिस मीन्स। तो अभी अभी फॉर्मूला देखा था हमने, ये n इंटू ए आया था, वेयर a क्या था, a इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है, और सिंगल अर्थमेटिक मीन दैट इज a प्लस बी बाई 2। हाँ, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 6 इंटू ए का वैल्यू 1 था और बी का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 2, यही था ना। तो हो जाएगा 3 इंटू 23, तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 69 आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, तो इस तरीके से सम ऑफ ऑल दिस मीन्स आ जाए। अब सबका सम अगर करें, यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे ऐड करके देखिए, ये 11 प्लस ऑफ 10 कितना आ जाए, 21 प्लस ऑफ 13 कितना आ गया, 34 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 35। 69 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है डायरेक्टली, छोटा छोटा फॉर्मूला का यूज़ एप्लीकेशन। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी आंसर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से मीन्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी अगर मीन होगा तो मीन के लिए हम करेंगे क्या, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है ना, वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहला चीज़ ना, कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी मीन के बारे में बात करें, अर्थमेटिक मीन है तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या है, दिस इज b माइनस ए बाई, बोलिए सब लोग, n प्लस 1 है, d ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये आ गया तो an अर्थमेटिक मीन्स का ये सब वैल्यू है, a1 इक्वल टू ए प्लस डी, a2 इक्वल टू ए प्लस 2d, an इक्वल टू ए प्लस एन डी। अब यहाँ पे गलती नहीं करना है, AP वाला फॉर्मूला नहीं है, सीधा है a प्लस एन डी, है ना। तो ये चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में भूल भी गए तो अगर बेसिक समय पता है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, बस सही से पता होना चाहिए चीज़ें, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा,
नहीं याद रहेगा तो फिर तो क्या है, टाइम तो लगेगा ही ना, क्वेश्चन फिर सॉल्व करने में लोगों को दिक्कत होता है। इस प्रकार से अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, डेटा वेटा बदल देंगे, कुछ मिसिंग कर देंगे, कुछ छोड़ देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिक मीन का ये मतलब। अच्छा, वैसे इन जनरल अर्थमेटिक मीन अगर पूछे, जैसे क्या है कि अगर अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर्स, जैसे अगर बात करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझ लेते हैं इस तरीके से कि अगर n नंबर्स हैं, जैसे a1, a2, a3 अप टू an दिया हुआ है सिंपल, अगर इसका बोले अर्थमेटिक मीन ऑफ, दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल नंबर्स, हाँ बिल्कुल, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल नंबर्स, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो अर्थमेटिक मीन ए इक्वल टू हो जाएगा जितने नंबर है सबका सम, मतलब एवरेज, सीधा इसका मतलब होता है एवरेज, सारे नंबर का सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n हो जाएगा। दिस इज द अर्थमेटिक मीन, है ना, ये याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे कैसे क्या है। अब इसके बाद जो है ना, एपी में कुछ रह गया था अपना प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो उस चीज़ को समझना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, चाहे प्रॉपर्टीज़ बोल दे चाहे सम हाइलाइट्स बोल दे, कुछ नहीं, एक ही बात है। तो प्रॉपर्टीज़ कर देते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, सिंपल बातें करता हूँ मैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि जैसे अगर बात करें कोई एपी सीरीज है, तो सारे नंबर, जितने भी नंबर, यार नॉइज कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है घर का, आप साइलेंस जोन में जाइए। कहीं देखता हूँ, एक सेकेंड, ये कहाँ से नॉइज आ रहा है, आप साइलेंट जोन में जाइए, आप भाई घर गृहस्थी से थोड़ा दूर होकर बैठिए, ये नहीं तो आप डिस्टर्ब करेगा ये। हाँ आप सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज, हाँ बता दिया ना अर्थमेटिक मीन, ये तो रहा अर्थमेटिक मीन। अब टाइम है टाइम 7:30 का है, तो मैडम आप 7:30 पे आइए ना, आपके लिए वेट थोड़े करेंगे हम। टाइम पे आया करिए, टाइम से मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, 7:30 पे मैं आ गया था, बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना। ठीक है, टाइम पे रहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीरीज, जैसे अगर बात करें कोई भी एपी सीरीज है, एनी एपी सीरीज है, उस एपी सीरीज में कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर कर देंगे तो स्टिल वो एपी में ही रहेगा। कहने का मतलब ये, इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वर्ड के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। जैसे अगर बात करें इफ़ a1, a2, a3 अप टू दिस इज an आर इन एपी, ये है एपी में, है ना। एपी में अगर है तो कोई कांस्टेंट अगर k मान लेते हैं, उस सारे टर्म्स में अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर दे, a1 प्लस माइनस के, इस तरीके से, चाहे a2 प्लस माइनस के, इस तरीके से अगर करते हैं, प्लस और माइनस लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि एक बार प्लस करेंगे तो सब में प्लस ही करना होगा, तो बेहतर ये होगा एक बार प्लस करके ही करता हूँ। जैसे यहाँ पे a3 प्लस ऑफ के अप टू दिस इज an प्लस ऑफ के, तो ये भी किस में रहेगा, आर इन एपी ही रहेगा। अब इसमें अगर माइनस भी कर देते हैं ना, जैसे इसमें a1 माइनस ऑफ के, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई क्वांटिटी हो सकता है, दैट में भी वेरिएबल, दैट में भी कांस्टेंट, एनी काइंड ऑफ थिंग, ये सब जो होगा, दिस इज an माइनस ऑफ के, ये भी आर इन एपी होगा। ये पहला प्रॉपर्टी आता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, इसी में कोई एपी सीरीज का टर्म है, अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी की अगर हम लेते हैं, जैसे अगर बात करें इफ़ ये है a1, a2, a3 अप टू an, है ना, तो इस तरीके से an आर इन एपी है, तो ये एपी में है, तो ये इसमें अगर कांस्टेंट क्वांटिटी कुछ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर सारे टर्म में, जैसे k टाइम्स ऑफ a1, k टाइम्स ऑफ a2 और k टाइम्स ऑफ a3 अप टू दिस इज k टाइम्स ऑफ an, तो ये भी स्टिल इन एपी ही रहेगा, आर इन एपी ही रहेगा। ये चीज़ है। अब इसमें समझने की बात क्या है, अब ऊपर वाले में क्या है कि अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस अभी भी मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर चेक करेंगे ना, तो k बाहर कॉमन आ जाएगा, a2 माइनस ऑफ a1 करेंगे तो a2 माइनस a1 d था पहले, कॉमन डिफरेंस d, तो ये k टाइम्स ऑफ d कॉमन डिफरेंस में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा सा बात है जो हमें ध्यान रखना है।
अब तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई अगर एपी सीरीज है तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से अगर जैसे मल्टीप्लाई किया हमने तो डिवाइड भी करेंगे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक ही जैसा बात है। अब कांस्टेंट को 1/k से मल्टीप्लाई कर दो तो डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन जैसा प्रॉपर्टी वैसा ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही जैसा है, प्लस माइनस जैसे है। इन द सिमिलर मैनर अगर थर्ड प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे अगर दो अलग अलग एपी सीरीज है, लेट सपोज दैट ये है A1 A2 A3 अप टू दिस इज AN, आर इन मान लेते हैं AP है ना, AP में। तो अगर इसमें हम क्या करें, जैसे मान लेते हैं B1, B2, B3 अप टू दिस इज BN ये है ना, ये भी आर इन AP है। दो अलग अलग एपी सीरीज है, अगर दोनों को अगर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं, मतलब A1 का B1 के साथ एडिशन अगर होता है A1 प्लस B1, फिर नेक्स्ट A2 प्लस ऑफ B2 है, फिर अगला A3 प्लस ऑफ B3 है, तो ये भी जो रिजल्टिंग सीरीज आएगा ना, दिस इज AN प्लस ऑफ BN, ये भी आर इन क्या हो जाएगा, आर इन AP ही रहेगा। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, बाकी बहुत सारी बातें हैं। कम से कम हमें इतना ध्यान रखना चाहिए, इतना याद होना चाहिए, तभी एक्चुअली क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें इस पर किस तरीके की बातें आएगी उस चीज़ को हमें समझना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं, जैसे अगर गिवन है, मैनिपुलेट करके मैं बताता हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इफ़ A, B, C आर इन AP में है, तो देखिए क्या क्या मैनिपुलेशन इसमें हो सकता है। तो देखते हैं, अभी मैनिपुलेट करके हम बताते हैं। अगर हम इसी में क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म में ऐड कर देते हैं, चाहे सब्सट्रैक्शन कर देते हैं माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C का, जैसे A माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C, सेम क्वांटिटी से ऑपरेट करेंगे सब में, ये बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं सब में अलग अलग, तो सब में सेम करेंगे। C माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C तभी भी किस में रहेगा, आर इन AP ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टाइम्स ऑफ B प्लस C आएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ A प्लस C आएगा, फिर यहाँ से C से C कैंसिल हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ A प्लस B आएगा, अभी भी एक किस में रहेगा, आर इन AP ही रहेगा। और इसमें अगर हम फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दे प्रत्येक टर्म में तो फिर भी AP में ही रहेगा। तो ये जो टर्म है यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ गया, B प्लस C कॉमा, फिर यहाँ से आएगा A प्लस C कॉमा, क्या आएगा फिर A प्लस ऑफ B, अभी भी किस में आ जाएगा, आर इन AP ही आएगा ये। तो यहाँ से एक देखिए, यहाँ इसको मैनिपुलेट किया हमने तो एक रिजल्ट ये निकल के आया, ये पहला रिजल्ट। अब इसी में अलग तरीके से फिर मैनिपुलेट अगर कर देते हैं तो यही चीज़ है, फिर बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैनिपुलेट करके, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द क्या कांस्टेंट, क्या किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड किया, नीड के अकॉर्डिंग हम एक्चुअली मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहते हैं। जैसे इसी में अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से करते हैं, जैसे फिर से मैं इस चीज़ को मैनिपुलेट करने वाला हूँ एक बार और, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे एप्लीकेशन होता है। A, B, C आर इन AP है, ठीक है, इसमें मैनिपुलेट करते हैं हम। ऐसे A है, इसमें 1/A प्लस 1/B प्लस ऑफ 1/C सब में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका शक्ल कैसा बदल जाएगा। ये 1/A प्लस ऑफ 1/B प्लस ऑफ 1/C, फिर C टाइम्स ऑफ 1/A प्लस ऑफ 1/B प्लस ऑफ दिस इज 1/C, ये अभी भी किस में रहेगा, आर इन AP ही रहेगा। अब इसमें अगर देखें तो A से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आएगा, 1 प्लस ऑफ दिस इज A/B प्लस ऑफ क्या आएगा, A/C आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये अलग ही शक्ल लेने वाला है। फिर से यहाँ से करेंगे, B से B करेंगे तो B प्लस ऑफ ये आ जाए, B/A प्लस ऑफ B/C हो जाएगा। फिर यहाँ C से करेंगे तो 1 प्लस ऑफ C/B प्लस ऑफ C/A, ये भी किस में रहेगा, आर इन AP ही रहेगा। अब 1 को अगर हटाना हो, जैसे यहाँ से अगर बात करें, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इसको अगर हटाना हो तो माइनस 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 सब में -1 सब में कर देते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ से A कॉमन ले ले तो ये 1/B प्लस ऑफ 1/C कॉमा, B कॉमन ले ले तो 1/A प्लस ऑफ 1/C, फिर C कॉमन ले ले तो 1/B प्लस ऑफ 1/A, ये किस में रहेगा, आर इन AP रहेगा। तो मतलब क्या हो गया, ये अलग ही शक्ल ले लिया ना। इस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस एप्लीकेशन करके मैं बताया कि बस दिमाग में होना चाहिए। वैसे इस तरीके क्वेश्चन करने के और भी उपाय है,
मैं क्वेश्चन लेके और बताऊंगा कि कैसे और भी इसको डील किया जा सकता है। फिलहाल अभी बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़े थे तो उसके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ मैं। ऐसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये भी याद रख लेना है, जैसे अगर कोई भी 3 नंबर है, जैसे A, B, C, आर इन AP लिखा हो तो तीनों में फटाक से एक रिलेशन याद होना चाहिए, वो भी बहुत काम का चीज़ है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब B माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, C माइनस बी हो जाएगा। इसको अगर इधर ले आएंगे तो 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस C हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी डायरेक्टली याद रख लेना, ये बहुत काम आएगा, ये बहुत ही काम आएगा, ये ठीक ठाक रिजल्ट है। मतलब ट्वाइस ऑफ, इसको कैसे याद रखना है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, दिस इज ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से है ना, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये 3 नंबर AP में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इस पे और भी क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ऐप पे हम दे रहे हैं उसको कई लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, बस क्लास का लेक्चर सुनने आता है, प्रवचन सुनने आ रहा है। भैया मैं बता रहा हूँ प्रवचन सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐप डाउनलोड करो और उस पर जो लेक्चर बेसिस पे जितने क्वेश्चन डाले जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन ज़रूर करिए आप लोग, नहीं तो भाई जीवन भर यही करते रह जाओगे। जो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट ट्यूशन जो पढ़ा के जीवन कट जाएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। नौकरी चाहिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। भीड़ के साथ देखो दुनिया चलती है, लेकिन भीड़ का सिलेक्शन होता नहीं। अपने कुछ अलग करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ये चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये क्वेश्चन करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, जनरल हो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन ए ट्रायंगल all the angles are in AP, then ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन A, one of the angle must be 90. ऑप्शन नंबर B, one of the angle must be 60, and ऑप्शन नंबर C, one of the angle must be क्या, बताइए क्या होगा आंसर। बी हो जाए ना, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। बाकी लोग, हाँ बाकी लोग कर रहे हैं, एक ही लाइन का क्वेश्चन ही है। इसमें हो सकता है पेन भी ना चलाना पड़ जाए, बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये कल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। करिए, बाकी लोग भी करिए अटेम्प्ट कि कैसे आएगा 60 इज द राइट आंसर। 3 टर्म एज्यूम करना बताए थे ना AP में, 3 टर्म कैसे एज्यूम करना है उसका यूज़ करिए। कितने लोग का आंसर आया भाई, सब लोग रिस्पॉन्ड करिए। जब बोले रिस्पॉन्ड करने की तो रिस्पॉन्ड करिए, चुपचाप खाली देखिए मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। 1-2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में तो अच्छा भी लगता है, नहीं तो खाली प्रवचन सुनने से क्या होगा। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा बता के निकल जाएगा, और क्या होगा। हाँ भाई, बाकी लोग, डी कुमार जी, हेलो। अरे कुछ बोल नहीं रहे भाई, चुपचाप सुन रहे खाली। अच्छा, शोर हो रहा है तो कुछ रिस्पॉन्ड तो कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड करके फिर म्यूट कर लीजिए। 30, 60, 90 कि सिर्फ एक एंगल 60 होना चाहिए, सोच के बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है, सोच विचार के करिए भाई, सोच विचार के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलत नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 60 होगा ना। चलिए इधर देखिए, ये बोला जा रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऑल एंगल AP में है। तो AP में 3 टर्म है, मतलब 3 एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में भैया, तीन एंगल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एंगल A, एंगल B है और ये एंगल C है। तब यहाँ पे अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 एंगल AP में है, तो हम कल ही बात किए थे कि A माइनस D, A और A प्लस D। हाँ
अब तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए कि नहीं, तभी ना एंगल ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। तो a प्लस ऑफ a प्लस डी दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से d से d कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 60 आ गया कि नहीं आया। तो हम सिर्फ एक बात बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू जब 60 रखेंगे तो ये 60 माइनस ऑफ d, ये आएगा 60 एंड 60 प्लस ऑफ d के बारे में निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। अब d का वैल्यू हम चाहे तो कुछ भी ले लेंगे, लेकिन ये पक्का है कि एक एंगल 60 होगा ही होगा, तभी वो ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल का एंगल एपी में रहेगा। तो इसीलिए हम एक एंगल के बारे में ही कमेंट कर पाएंगे। डी की वैल्यू वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 नहीं कर पाएंगे, ये तो कॉमन सेंस काम करता है। और ये एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन पुट अप कर देंगे। अरे क्यों 30 आएगा, 20 नहीं हो सकता डी का वैल्यू, क्यों नहीं होगा डी का वैल्यू 20, बताइए हमें। डी का वैल्यू जब 20 रख देंगे, एक सेकेंड, तो जब डी का वैल्यू 20 डिग्री ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 60 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या, ये खूबसूरत ट्रायंगल नहीं लग रहा है सर, ये बढ़िया लग रहा था। नहीं सर, वो जो बोल रहे थे ना d इक्वल टू 30 पे थोड़ा अच्छा ट्रायंगल लग रहा था, ये अलग बात है, ये थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन होगा तो जरूरी, बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है इसमें। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, तो ऐसी टुच्चा सी बात है। अगला एक क्वेश्चन करते हैं, सब लोग करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ मीन के ऊपर। बोला ये जरा कौन है रे भाई, सी वाले आदमी, बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means are inserted such that the ratio of 7th and m minus 1th means 7th and m minus 1th means is 5:9 है, ये रेशियो 5:9 है। देन हमें कैलकुलेट करना है, देन फाइंड m का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड फाइंड m का वैल्यू क्या आएगा, निकालिए सब लोग, कैलकुलेट करिए फटाफट, फॉर्मूले में रखिए। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहला काम d निकालना है, और d निकालने के बाद a7 और am-1 कैलकुलेट करके फॉर्मूले में रख देना है, कैलकुलेशन करना है। जल्दी करिए फटाफट, एक 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज 12 एंड ऑप्शन नंबर सी इज 13, ऑप्शन नंबर डी इज 14। ये है 4 ऑप्शन m का वैल्यू निकालने के लिए। 13 आना चाहिए, क्योंकि 13 अच्छा लग रहा है इसलिए। अब यही तो कमजोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गलत है आंसर, पहले बता दो। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इधर सब लोग इधर देखेंगे, सॉल्व करते हैं अब मैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू अगर निकालेंगे 31 माइनस 1, ये 30/m+1 आएगा। सही, सत्य वचन है कि नहीं, पहले इतना समझ में आया सबको। अब 7th मीन अगर लिखें a, और 7th मीन मतलब क्या है, a7, तो a + 7d हो जाएगा। तो a क्या है यहाँ पे, व्हाट इज a इज 1 + 7d, तो मतलब 7 × 30 कर सकते हैं हम। अगर d का वैल्यू लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो बाद में लिखेंगे, जैसी इच्छा। हम तो कह रहे हैं बाद में लिखते हैं।
ये इतना ही रहने देते, क्योंकि डी का वैल्यू है अपने पास, पता है ना अपने को। अब फिर अपने को फिर कौन सा मीन चाहिए, ए एम माइनस वन चाहिए ना, तो इसका भी फॉर्मूला में रख देंगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यही होगा ना। कोई घबराने की बात है क्या इसमें, नहीं है। अब वैल्यू रखना। आवाज़ क्यों नहीं आ रही हमारी, नहीं आ रही है? हाँ, आवाज़ में ऐसा नॉइज भी नहीं आ रहा होगा, मैं तो पूरा वो लगा हूँ, बढ़िया वाला माइक लेके यूज करता हूँ कि हो सकता है, इट में भी कभी कभी हो जाता है, तो कोई नहीं है, वो नेटवर्क का इशू होगा। ए प्लस वन प्लस 7d, और यहाँ से अगर बात करते हैं तो वन प्लस दिस इज एम माइनस ऑफ वन इंटू डी है, यही ना है। अब दोनों क्यों एम माइनस टू है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन ए एन, अर्थमेटिक मीन नहीं, यहाँ पे मैं बताया था ना, यही चीज़ की गलती नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है ये ए एन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ए एन, यहाँ देखिए ध्यान से, दिख रहा है ये। हाँ, तो अर्थमेटिक मीन का ए प्लस एन डी होता है, ये ए पी का एनथ टर्म नहीं लिख रहे हैं, एनथ मीन लिख रहे हैं हम, एनथ मीन ए प्लस एन डी ही होता है, तो ठीक है ना। अब दोनों का रेशियो दैट इज गिवन, तो जो गिवन कंडीशन है वन प्लस क्या है, हाँ तो वन प्लस 7d है, तो वन प्लस 7d अपॉन में नीचे क्या है, वन प्लस ऑफ एम माइनस ऑफ वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 5/9 है। तो हम क्यों ना इसका यूज कर ले, अब इसको इधर ले जाते हैं, तो 9 प्लस ऑफ कितना आएगा, 9 इंटू 7, दिस इज 63, डी इक्वल टू इधर आ जाएगा 5 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, 5m माइनस ऑफ 5m माइनस ऑफ 5d, यही ना होगा। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, सबको एक तरफ कर लेते हैं, डी वाले को एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 5m माइनस क्या हो जाएगा, ये 5m माइनस ये 68d आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब d का वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे, तो d का वैल्यू जो है दिस इज 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5m माइनस 68 इंटू डी का वैल्यू कितना है, दिस इज 30/m प्लस ऑफ 1। हम बोल रहे हैं कि देखिए कैलकुलेशन करना हो तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव पेपर हो तो। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं हम, जैसे m का वैल्यू 11 रख के चेक करेंगे, तो 11 रखेंगे तो ये तो निगेटिव ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 55 माइनस 68, तो पहले ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ये कितना आएगा, 60 माइनस ऑफ 68, ये भी निगेटिव आ रहा है, गलत है। 13 पे कितना आ रहा है, ये भी इस पे भी निगेटिव आ रहा है, मतलब ये भी नहीं सेटिस्फाई, तो 14 एक ही ऑप्शन ही बच रहा है। वैसे अगर चाहिए तो कैलकुलेट भी कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 14 पे बिल्कुल आएगा ये, तो एम का वैल्यू जो 14 रखेंगे, तो देखिए इस तरफ ये राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 70 माइनस 68, तो ये 2 आएगा, 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई नीचे 15 आएगा, तो ये कट के कितना आ गया, 4 आया कि नहीं आया। तो ये थोड़ा स्मार्टली एग्जाम में काम कर लेना है, ये स्मार्टनेस काम आएगा एग्जाम में, ट्रिक यही होता है और कुछ नहीं होता है। इक्वेशन देखे बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब इक्वेशन से जल्दी आंसर कैसे आंसर तक पहुंचेंगे वो भी समझना पड़ेगा। तो बाकी सॉल्व कर लो इधर उधर करके, एम का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं है, आगे नहीं होना है। तो इस तरीके से ये अर्थमेटिक मीन के बारे में बातें हमने कर लिया है ना। क्वेश्चन बहुत बनेंगे, अब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, और एपी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस, क्वेश्चन का अंतर नहीं है भैया किसी टॉपिक के अंदर, मैथ के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता है। अब हम आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जीपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बाकी इतना मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हम जीपी के बारे में अब डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ रिपीट होगा, एपी जैसा ही है, इसमें भी जैसे जीपी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहले मतलब तो सबको पता ही होगा, है ना, वैसा प्रोग्रेशन जिसमें क्या हो, ए एन बाई ए एन माइनस ऑफ 1, इसका रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं, ये प्योर मैथमेटिकल नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं अभी। जैसे एन का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे इसी में, तो ये क्या दिखाई देगा, A2/A1। अब फिर एन का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा,
A3/A2 मतलब A4/A3, दिस इज ऐसे करके चलेगा। ये an अपॉन में दिस इज an-1, इसका रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब अगला वाला टर्म अपॉन पिछला वाला टर्म, और ये सेम रहेगा। उसको इसको यहाँ पे बोलते हैं जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो, दिस इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो, है ना, इसको बोलेंगे कॉमन रेशियो है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो इसका अगला टर्म क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे ए आर, फिर नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, फिर अगला टर्म ए आर क्यूब, और ऐसे ही चलेगा। तो ये हो जाएगा दिस इज ए आर की पावर n-1। ऐसा क्यों हुआ, कारण ये है, समझिए इस चीज़ को, ये T1 है पहला टर्म, ये T2 है, और फिर इस चीज़ को ये T3 है। तो अब इसमें रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करें, ये 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जैसे अगर बात करते हैं नेक्स्ट अगला टर्म एक और लिख के बता देता हूँ, T4 है, यहाँ पे अगर फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये 3 है, एक कम है। तो इन द सिमिलर मैनर nth टर्म अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एक पावर कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो Tn है ना, दिस Tn इक्वल टू हो जाएगा ए आर की पावर n-1 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ऑफ द nth फॉर द nth टर्म ऑफ द जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज के लिए Tn का ये फॉर्मूला होल्ड करता है, जिसमें हमें nth टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। अगर ये चीज़ पता है तो जीपी में कोई भी टर्म निकाल लेंगे, क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा ए और आर का वैल्यू निकालने के लिए, फिर बाकी कोई भी टर्म अदर टर्म पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर सम ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें, सम ऑफ एड टर्म्स के बाद पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, अगर ये बात करें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो इस चीज़ को समझते हैं पहले ये कैसे आया। तो यहाँ से अगर देखें तो S इक्वल टू अगर लिखते हैं, जैसे सारे टर्म का एडिशन Sn ए आर, फिर अगला टर्म ए आर स्क्वायर, और फिर ऐसे ही चलेगा ये आगे तक ए आर की पावर n-1। इसमें अगर कॉमन रेशियो r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये S इंटू आर, और ये इसको एक टर्म खिसका देते हैं, जैसे a में r से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर, तो ए आर के सामने ए आर, फिर ए आर में जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। अब जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा ए आर की पावर n, इसका जस्ट पिछला टर्म क्या रहा होगा, ए आर की पावर n-1 रहा होगा। इस तरीके का ये टर्म बन जाएगा, इसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस, जैसे माइनस करेंगे तो s कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ऑफ r। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या होगा ना, ये टर्म इससे फैला, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कट गया। अब यहाँ पे जो बच गया ना उसके बारे में विचार प्रकट करते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली में, a माइनस ए आर की पावर n आ गया। अब a बाहर कॉमन ले ले तो 1 माइनस आर की पावर n आ गया। तो यहाँ से s का जो वैल्यू है दिस इज a 1 माइनस ऑफ आर की पावर n डिवाइडेड बाई दिस इज 1 माइनस ऑफ आर। ये एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला आ गया, सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला। अब इसमें अगर माइनस कॉमन ले ले ऊपर से और नीचे से भी, तो ये थोड़ा सा यही फॉर्मूला हमें ऐसे भी दिखाई देगा, ए आर की पावर n -1 अपॉन में आर -1। कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होता। कुछ लोग बता देते हैं आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं पहले बता दूं, आप दोनों को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सब फॉर्मूला ही सेम है अपने आप में। अब इसमें एक छोटी सी बात क्या समझना है, उस चीज़ को हम समझते हैं, है ना। सम अप टू इनफाइनाइट सीरीज, ये जीपी सीरीज जो होता है, जीपी सीरीज में भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये रियल एनालिसिस में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो रियल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ाएंगे बाद में, बीएससी वाला सिलेबस जब उठाएंगे तब। तो कन्वर्जेंट सीरीज कब होगा ये, तो जब इसका सम ऑफ द सीरीज एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा तब ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो फाइनाइट वैल्यू की तरफ कब अप्रोच करेगा उस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ पे हमें देखना है एक चीज़ हाँ, अब यहाँ पे एक देखिए, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो Sn है, तो Sn इक्वल टू दिस इज ये 1 टाइम्स r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r है। तो n का जो फंक्शन है ना इसमें,
विच वन इज द फंक्शन ऑफ एन, दिस एक्सप्रेशन इज ओनली द फंक्शन ऑफ एन, जो एन पे डिपेंडेंट है, बाकी चीज़ें एन पे ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे समझना है कि ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, तो कन्वर्जेंट होने के लिए इसमें जो आर है ना, आर का वैल्यू होना चाहिए दिस आर। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कई बार इसी पे बन जाते हैं भैया। ये मॉड ऑफ आर का जो वैल्यू होना चाहिए दिस मॉड ऑफ आर, एक सेकेंड मेरा लैपटॉप का लगता है बैटरी खत्म होने वाला है, थोड़ा पावर से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सब लोग आंसर निकालिए फटाक से, ये जो सीरीज है गिवन सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा। ये जैकी आहूजा कौन है? हेलो जैकी आहूजा, हाँ क्या नाम है आपका? ये जैकी वैकी कैसा नाम है भाई, चाइनीज नाम लग रहा है थोड़ा। असली नाम क्या है? जैकी नाम से? अच्छा जैकी ही नाम है। सॉल्व करिए, अब हमको आंसर थोड़े पता है, आंसर हम भी सॉल्व करेंगे तो यार पता चलेगा। अच्छा 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 कोई बात नहीं है, एक्स लेस देन 0 आया है सॉल्यूशन। कैलकुलेशन करके निकालिए ना, क्या दिक्कत है। अच्छा एक्स लेस देन सिर्फ 0 आया, इनइक्वलिटी सही से सॉल्व करना है भैया, देखिए गलत नहीं करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, एग्जाम में क्या होगा ना, सब कॉन्सेप्ट पता रहता है, सबको पता होता है, लेकिन तूफानी बच्चे गलत करके आते हैं। अब गलत सलत आंसर निकाल, फिर लगता है कि यार गलत कहाँ हो गया हमारा, क्यों छूट गया, क्यों रह गया सिलेक्शन। छोटी छोटी चीज़ों से सिलेक्शन रुकता है लोगों का, बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं रुकता सिलेक्शन। हाँ भाई ये कौन है, और कौन कौन है इसमें पार्टिसिपेटिंग लोग? कौन है? प्रियंका नाम है, बताइए प्रियंका जी। और कौन है? डी कुमार। एक्स लेस देन 0, ठीक है बढ़िया। और कोई? यही आ रहा है, बढ़िया। अब जब आ ही नहीं रहा हो तो कोई एक आदमी बोल दिया तो उसी का आंसर चेप दो। चलिए कोई बात नहीं, हम तो ऐसे मज़ा ले रहे थे। हाँ चलिए अब यहाँ देखते सॉल्व करते, कोई बात नहीं है। मॉड ऑफ है, ये कॉमन रेशियो ये हो जाएगा ना, तो इसका एक ही इक्वेशन बनेगा, 1 प्लस ऑफ एक्स मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1। अब इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना मैंने मॉडुलस में बहुत सिखाया था, तो बताया था कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। ये 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर इज लेस देन 1 का स्क्वायर। जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो स्क्वायरिंग करने में कोई बुराई नहीं है। इसको इधर ले आएंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा रहे हैं, और फिर 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन में ये 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, दिस इज लेस देन 0। अब यहाँ पे ऊपर में जो क्वांटिटी है तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 1 ऊपर 2 बन जाएगा, और हाँ तो नीचे आएगा 1 माइनस ऑफ एक्स। अच्छा देखते हैं क्या आता है। अब ऊपर में अगर करते हैं तो ये 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नीचे दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स, दिस इज लेस देन 0। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 2x 4x बन गया, तो 4 को उधर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4x अपॉन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0। अब तो इसको सॉल्व करना अच्छे से बताया था हमने। अब ऐसे भी कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये है 0 और ये है 1, बताए थे, ये सब मेथड वगैरह सब बताए थे। ऊपर से इधर से स्टार्ट होना है, 1 पे इवन नंबर है तो 1 पे क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर ऊपर ही यहाँ पे जाएगा। 0 पे चला गया, अब 0 पे जैसे ही चला गया तो 0 पे क्या रहेगा, वो ऑड पावर है तो क्रॉस कर जाएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। ऊपर प्लस और प्लस, हाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस आ जाएगा, है ना, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे भी ओपन रहेगा, तो हमें लेस देन 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, देखिए ये तो हम बताए थे जनरल कॉन्सेप्ट करने के लिए। ये छोटा एक्सप्रेशन तो यहाँ से तुरंत फीलिंग आ सकता है इस बात का कि नीचे स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा,
तो इसका मतलब यही इसको निगेटिव बना सकता है, तो इसका मतलब यहीं से भी समझ में आ सकता था कि x लेस देन 0 ही होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, बस एक बार रिवीजन हो जाए इसलिए मैं बता दिया ये जनरल कॉन्सेप्ट, कि जब बहुत एक्सप्रेशन में लिखा होता था चीज़ें तो ऐसे करते थे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम कर लिया हमने। तो इस तरीके का क्या है ना, क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। आप देखिए एग्जाम का क्वेश्चन उठा के, ये आइडिया भी होना चाहिए कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, हमें फोकस कहाँ पे करना है। मैक्सिमम मतलब वही सब काम आते हैं एग्जाम में, है ना। अच्छा, इसमें जो सम निकालने का एक तरीका जो मैं बताया हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी समझना है। यहाँ पे देखिए क्या समझ रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे जीपी सीरीज के लिए मैं एक तरीका जो अभी डिस्कस किया था ना, दैट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेथड कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे एपी और जीपी दोनों टाइप के सीरीज दिखाई देंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर को फेवरेट होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जो तरीके को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। एस इक्वल टू, जैसे अगर ये सीरीज है 1 + 2x प्लस ऑफ दिस इज़ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज़ 4x क्यूब है। अप टू अगर बोल दे कि ये जो सीरीज है कि इसका सम अप टू n टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है ना, सम अप टू n टर्म्स कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो टेक्निक बताया ना जीपी सीरीज का सम निकालने के लिए, टेक्निक, दैट टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या टेक्निक था बताइए, आप लोग बताइए। एक टर्म छोड़ के लिखना नहीं था, पहले कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना था। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको खिसका दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है थोड़ा जीपी और एपी दोनों का फीलिंग है। अगर हम एक्स को भूल जाए कि एक्स का टर्म है ही नहीं, वेरिएबल भूल जाए, तो 1 2 3 4 ये सब एपी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और 1 2 3 ये सब आपको भूल जाए, एक्स वाले टर्म को देखे तो ये जीपी दिखाए, तो इस टाइप के टर्म को बोलते ए जीपी सीरीज, है ना। तो इसमें दोनों का फीलिंग है, इसको बोलते ए जीपी सीरीज। वैसे ये कोई स्टैंडर्ड सीरीज नहीं है, ऐसे लोग अपने पढ़ाने के लिए बताने के लिए बता देते हैं ए जीपी है, एपी जीपी दोनों का फीलिंग है। अब इस सीरीज का सम अगर पूछा जाए तो सम हम कैसे कैलकुलेट, वही फंडा अपनाएंगे जो फंडा हमने पहले अप्लाई किया है। तो इसके लिए मैं वही करने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन देखिए इसको, ठीक है, फटाफट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं तो s इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ दिस इज 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x क्यूब। कोई बता सकता है हमें इसका nth टर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द nth टर्म? nth टर्म क्या होगा? हाँ भाई, nth टर्म n-1 x की पावर n। बहुत बढ़िया, आपसे यही उम्मीद भी हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 1 2 3 पहले इसको देखिए ना, 1 पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nth में क्या आएगा? n आएगा ना। अब यहाँ पे हाँ, दूसरे वाले में जब सेकेंड टर्म था तो 1 था, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा? x की पावर n-1 आएगा ना। बिना सोचे समय ढेंचू नहीं करना है। अब यहाँ पे x है कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे x से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो s इंटू एक्स दिस विल बी 1 में अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा। अब यहाँ पे 2x अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा ये सीरीज, है ना। अब जैसे यहाँ पे अब ये जो टर्म है ना, ये खिसक जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा n इंटू दिस विल बी x की पावर n। और इसका जस्ट पिछला टर्म क्या रहा होगा, तो इस एक कम कर देंगे, तो n-1 इंटू दिस इज x की पावर n-1 यही रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रेम से लिखना है इक्वेशन। पहली बात, जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा कभी। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। कोई भी इक्वेशन को बहुत ही शांति से लिखिएगा, पहले समझना बहुत जरूरी। धीरे समझ में आए कोई ज़रूरी नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बार बार अगर एक ही चीज़ को समझ रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। ये 2x माइनस एक्स घटाएंगे, x आएगा, दिस इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरीके से इसको इससे घटाएंगे तो ये क्या आएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा n-1 x की पावर n-1 माइनस टाइम्स n इंटू एक्स की पावर n आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सीरीज अलग है और ये अलग है। अब ये जो सीरीज बना ना, दिस इज ए कंप्लीट जीपी सीरीज। ये कम्प्लीटली एक जीपी सीरीज है, कम्प्लीटली एक पूरा का पूरा जीपी सीरीज है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? n नंबर ऑफ टर्म्स है ये। इसमें गलती नहीं करना है कि n-1 लिख दिए,
ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, x की पावर 0, 1 2 3 अप टू n-1, दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज x, तो ये हो जाएगा s 1 माइनस ऑफ x, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज x, तो ये x की पावर n माइनस ऑफ 1 अपॉन में दिस इज x माइनस ऑफ 1 माइनस टाइम्स n इंटू दिस इज क्या है, ये n इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर n है। अब ये s डिवाइड कर देंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा x की पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस ये n माइनस 1 नहीं n माइनस 1 अपॉन में दिस इज माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर ही बन जाएगा, माइनस टाइम्स n एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें क्या माइनस अगर एडजस्ट करना चाहो तो ऊपर एडजस्ट कर दीजिए तो थोड़ा बढ़िया दिखाई देगा, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स n इंटू एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स, ये चीज़ आ जाएगा आंसर। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से सही से करना है। आवाज़ आ रही है हमारी, हेलो, हाँ ठीक है, ओके। अभी मैसेज आया था कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ अनस्टेबल, तो ये थोड़ा सा हमें लगा कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, बीच बीच में पता चलता है पढ़ा रहे बोल रहे हैं इधर, अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया, उधर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इसमें तो वो चीज़ रहता है, कभी कभी इशू रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं ना जीपी में जीपी का एनएफ टर्म का फॉर्मूला भी सीखे हैं और फिर सम निकालना सीखे। देखो टेक्निक सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, किताबों में फॉर्मूला और इस पर बहुत क्वेश्चन भरे रहते हैं, उससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। टेक्निक क्या है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, दैट टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें एक्चुअली डेवलप करना अपने अंदर। वो कल्चर अगर डेवलप कर लिए ना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा टफ लगेगा ही नहीं, कभी टफ नहीं लगेगा, आराम से आप उसको एग्जाम में बैठ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन, हाँ एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। द थर्ड टर्म of a GP series is given है 4 है, तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। चलिए चलो इसको कैलकुलेट करिए, एकदम छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन उम्मीद कर सकता है आप एग्जाम में भी आएगा। 4 की पावर 5 इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम जल्दी से आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए था, सभी लोग का आ जाना चाहिए था। यही आ रहा है, कितने लोग आ गए भाई, सबका आया कि नहीं, कौन कौन है कि सो गए सब लोग? आ गया सबका, कोई बात नहीं आया, बहुत बढ़िया है। नहीं आया तो और अच्छा, खुश हो जाना चाहिए कि हम सीखने वाले हैं। हाँ हम सीखने वाले भाई, खुश हो जाना चाहिए। हाँ अब देखिए थर्ड टर्म मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ए मान ले, कॉमन रेशियो आर मान ले, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, मतलब थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 है, बस ये गिवन है। अब पूछा क्या है, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब ए आर स्क्वायर, देखिए मैं लिख रहा हूँ ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब और 5 टर्म मतलब ए आर की पावर 4, और नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ए कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार आ गया, तो ए, अब यहाँ पे पावर्स जो है आर की पावर्स का एडिशन हो जाएगा, तो 2 1 3 3 3 6 4 10 हो जाएगा, मतलब ए की पावर 5 और आर की पावर में 10 आ गया। तो ये जो है क्वांटिटी, दिस इज ए आर स्क्वायर की पावर में क्या आ गया, 5 आ गया। अब ए आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से चेप देंगे,
है ना। तो यहाँ से रख देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4, 4 की पावर 5 आ जाएगा इस तरीके से आंसर। अब इसका एक तरीका और भी है जो इसको और फास्ट बना सकता है। अब देखिए मैं इसको अल्टरनेटली भी बताता हूँ, जो एपी में भी बताया था कैसे करना है। जीपी का एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में होल्ड का, एपी में क्या बताया था इसके कॉरस्पॉन्डिंग, पहले उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। जैसे एपी में हमने बताया था, जैसे एक एपी सीरीज 2, 4, 6, 8 मान लेते हैं 10 है, तो बताया था फर्स्ट एंड लास्ट का जो सम होगा वो 12 आ रहा है। फिर शुरुआत से सेकंड और लास्ट से सेकंड टर्म इसका भी सम 12 ही आएगा, और बीच में मान लो अगर कोई टर्म बच रहा है तो वो इसका आधा हो जाएगा, मतलब मीन हो जाएगा। तो जीपी में भी यही चीज़ होल्ड करता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अगर कोई एक जीपी सीरीज है, जैसे मान लेते हैं 2, 4, ये 8, 16 और मान लेते हैं 32 है, यही जीपी सीरीज है। तो देखिए यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, है ना, सम नहीं प्रोडक्ट रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि एपी में जितने प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, अगर उसको वही प्रॉपर्टी अगर जीपी में हमें चाहिए ना, अगर जीपी में चाहिए तो हम क्या रिप्लेसमेंट मारेंगे पता है, प्लस को हम रिप्लेस करेंगे प्रोडक्ट से, प्लस को हम रिप्लेस कर देंगे प्रोडक्ट से, और माइनस जहाँ जहाँ एपी में दिख रहा था उसको हम रिप्लेस कर देंगे डिवीजन से, तो वो सेम का सेम प्रॉपर्टी जीपी के लिए आ जाएगा। तो वहाँ पे जैसे एपी में क्या हो रहा था, प्लस सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा कांस्टेंट। तो 2 और 32 इसका प्रोडक्ट जो है 64, इसका और इसका यहाँ शुरुआत से सेकंड लास्ट से सेकंड प्रोडक्ट 64। तो ये बीच वाला टर्म अगर बच रहा है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मीन हो जाएगा, एक्चुअली में मीन हो जाता है इसका, मीन बताएंगे अभी लास्ट में क्या है, अंडर रूट ऑफ 64 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये जीपी में होल्ड करता है। अब यही चीज़ क्या है ना, यही चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट हम अभी होल्ड कराने वाले, जैसे A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू हमें क्या पूछा था, A5 पूछा था ना। तो यहाँ पे ये जो टर्म है आप समझिए, इसमें यहाँ पे इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट सब सेम आने वाला है कि नहीं आने वाला है, बिल्कुल सब सेम आएगा। और हमें A3 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसका यूज करके आंसर जल्दी निकाल लेंगे, ये हमें फ़ायदा है। जैसे समझ में आ रहा है क्या ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये A1 इंटू A5, A1 इंटू A5, हाँ जैसे A1 इंटू A5, जैसे बीच वाला टर्म A3 है ना, उस चीज़ को समझिए। अब मैं रिलेट कैसे कर रहा हूँ, बीच वाला इसका जो अंडर रूट था, अंडर रूट इसका अंडर रूट A3 के इक्वल था, तो इसका मतलब A1 इंटू A5 का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये जो टर्म है ना, इसका प्रोडक्ट A3 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, और इसका प्रोडक्ट है A3 का स्क्वायर। तो बीच वाला टर्म खुद A3 है। अब सबका प्रोडक्ट कितना आ गया, A3 की पावर में A3 इंटू, देख लो सारे प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, A3 की पावर 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इसका अल्टरनेट तरीका है, लेकिन इस अल्टरनेट को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए, कोई ट्रिक उरिक नहीं होता, यही ट्रिक है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये अपने आप में एक ट्रिक है जो एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब ये क्वेश्चन छोटा था तो खैर इसको हम ऐसे भी करके निकाल सकते थे, कैलकुलेट करके भी, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत बड़ा कर देते तो वहाँ पे फिर हम ऐसे कैलकुलेट करते करते थक जाते हैं, थोड़ा सा टफ काम होता है हमारे लिए, है ना। जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल बात कर देते ना, जैसे यही बात कर देता कि एक जीपी सीरीज है एक से, जैसे A1 A2 A3 से लेके मान लेते हैं, हम बोल देते हैं कि भैया A100 हाँ A100 है, ठीक है ना, A100 R इन GP, ठीक है, R इन GP, ये GP में है सारे के सारे, ठीक है। अब ये सारे के सारे अगर GP में है तो यहाँ पे अब क्या है कि अब साथ में एक और चीज़ गिवन है दिस इज 51, A51 का वैल्यू मान लो 2 दिया हुआ है। तो हमें अगर ये पूछ लेता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ I इक्वल टू दिस इज 1 to
100 दिस इज ए आई, ये पूछ लेता। पहले तो ये समेशन प्रोडक्ट देख के लोग डर जाते हैं, बाकी क्वेश्चन तो करते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए सब लोग इसका आंसर। चलिए इधर देखते हैं ना इसमें क्या दिक्कत है। अरे अभी अभी जो बताया उसको यूज करो ना, यूज करिए ना, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। जो हम कह रहे हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, इस तरीके से ये चीज़ चल रहा है। इस तरीके से A कितना है, ये 100 है, यही है ना। अब बीच में अगर ये टर्म है, बीच वाला मिडिल टर्म क्या है इसका, A51 है ना। तो ये मिडिल टर्म का वैल्यू क्या था यार, इसका प्रोडक्ट जो है सेम रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ A1 इंटू A100 दिस इज इक्वल टू A51 आएगा। तो इसका मतलब A1 इंटू A100 दिस इज इक्वल टू वाट, A51 का स्क्वायर होगा। अब A51 का स्क्वायर एक टर्म आ रहा है, तो अब समझिए इसमें क्या है, A51 का स्क्वायर है ये वाला जो टर्म है। अब सिमिलरली A2 इंटू इसका जस्ट पिछला वाला जो टर्म होगा, तो ये दोनों क्या होगा, वही चीज़ है। पेयर कितने बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर। अगर A51 हटा दे, क्योंकि ये टर्म बीच वाला मिडिल टर्म है, अगर इसको हटा दे तो टोटल 101 टर्म थे, तो पेयर कितने बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 50 पेयर है ना। और एक पेयर का सम कितना है, प्रोडक्ट कितना है अरे A51 का स्क्वायर है ना भाई, A51 का स्क्वायर है, तो सबका वही वैल्यू आएगा, A51 का स्क्वायर। समझिए इस चीज़ को, ये ऐसे ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, A51 का स्क्वायर ये हो जाएगा 50 टाइम्स। हाँ, और इधर एक और बीच में मल्टीप्लिकेशन A51 रहेगा, है ना। अब सबको अगर ऐड कर देंगे, पावर सारे क्या हो जाएंगे, कितनी बार ऐड होंगे, A51 की पावर में 2 + 2 + 2 50 बार ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, है। 2 की पावर 50 क्यों भाई, 2 की पावर 101, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई। सारे पावर्स का एडिशन होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है ना। तो ये 50 × 2 100 और 1 ये मिला के कितना आ गया, ये 101 आ गया ना। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 101 आ गया ना, पता नहीं यार। हाँ ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये टफ हो गया होगा क्वेश्चन, पता नहीं क्या पूछ लिया ये। अब ये किताबें में थोड़े, हम तो ऐसे मन में आता प्रॉब्लम बना देते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, ये सब के लिए डेटा थोड़े चाहिए होगा, बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी बातें हम करते हैं कल। अगर इतना समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर बेसिक में प्रॉब्लम है ना, तो RS अग्रवाल, RD शर्मा ये सब बुक उठा के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत हो जाएगा। बाकी जो क्रिटिकल चीज़ें वो मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताऊँगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो बाकी मैं हर चीज़ बता ही रहा हूँ वैसे, जहाँ कॉन्सेप्चुअल बात है, जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। बाकी तो बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत ही बेकार टाइप के, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बाकी हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे 7:30 बजे, ठीक है। बाकी हाँ बताइए।